हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या हाल है भाई, सब मज़े में। तो हम अपना लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे भाई। उससे पहले अपन अपनी परंपरा को निभाते हैं भाई। लेक्चर नंबर 15 में क्या पढ़ के आए हम? लेक्चर नंबर 15 में सिंपल डेफिनेशन पढ़ के आए थे। पहली थी संक्रमण की, जो थी अपनी एक मोल निकाय द्रव्य को एक अवस्था से, मतलब एक प्रवस्था से दूसरी प्रवस्था में आप जैसे ही चेंज करते हो, जो ऊष्मा में परिवर्तन, जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाती थी? संक्रमण ऊष्मा कहलाती है। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था, कार्बन जो हीरा था, उस कार्बन को आपने ग्रेफाइट में चेंज कर दिया, तो एक प्रवस्था हीरे की प्रवस्था थी, दूसरी प्रवस्था थी ग्रेफाइट की, दो इसमें चेंज करा तो उसमें एंथैल्पी परिवर्तन हो गया डेल्टा एच बराबर 1.9 किलो जूल। दूसरे क्वेश्चन पढ़ा गलन की ऊष्मा। आप जानते हो गलन की ऊष्मा क्या होती है? एक मोल निकाय द्रव्य को ठोस अवस्था से द्रवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन होता था, उसे आप गलन की ऊष्मा कहते थे। ठोस से द्रव में गए, जैसे बर्फ से आपने पानी बना दिया, ठीक है, तो कितनी एंथैल्पी परिवर्तन होती थी? 6.02 किलो जूल। ये वैल्यूज आपको याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास वाष्पन की ऊष्मा। वाष्पन मतलब वाष्प बनेगी, मतलब जल को आप इतना गर्म कर दोगे कि वाष्प बनने लग जाएगी। तो एक मोलीय निकाय को द्रव अवस्था से गैसियस अवस्था में बदलने के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, उसे वाष्पन की ऊष्मा कहते हैं। जैसे द्रव से गैस में गए, ठीक है, वहां पर कितनी ऊष्मा परिवर्तन हुई? 44 किलो जूल। फिर उधर्पातन में गए। उधर्पातन में क्या लिखा? एक मोल निकाय द्रव्य पदार्थ को ठोस अवस्था से सीधे ही गैसियस अवस्था में जब बदल दोगे, तो जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, उसे उधर्पातन की ऊष्मा कहते हैं। जैसे आपने ठोस से डायरेक्ट गैस बना दिया, तो आपने बर्फ को इतना गर्म कर दिया कि डायरेक्ट उसमें से भाप निकलने लग गई, ठीक है। उसकी एनर्जी कितनी थी? उसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन हुआ था, उसमें कितना आया था अपने पास? 62.4 किलो जूल आया था। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? नहीं है सर। फिर उसके बाद हमने एक 5 स्टार क्वेश्चन लिखा था भाई, जो रहा आपकी टीवी की स्क्रीन पर, सॉरी मोबाइल की स्क्रीन पर, ठीक है सर, खेल नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन: एंथैल्पी परिवर्तन के आधार पर ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया की पहचान किस प्रकार से करोगे आप? हमें पूरा स्पष्ट कीजिए भाई, ठीक है सर। बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होगा भाई? तंत्र जो होगा वातावरण को ऊष्मा दे देगा, मतलब ऊष्मा बाहर निकल जाएगी। ऊष्मा शोषी का मतलब ऊष्मा अंदर ग्रहण हो जाएगी, ठीक है। आंसर हमने किस प्रकार से स्टार्ट किया था? माना एक पदार्थ ए है जिसके N1 मोल है, दूसरा पदार्थ बी है जिसके N2 मोल है, आपस में क्रिया करते हैं और सी पदार्थ बनाते हैं जो कि M1 मोल से होता है, और डी पदार्थ बनाते हैं जो कि M2 मोल से होता है। देखो, ए पदार्थ है जिसके N1 मोल, बी पदार्थ है जिसके N2 मोल, आपस में क्रिया करते हैं, मतलब प्लस का निशान लगा दिया भाई, आपस में क्रिया करी। फिर वहां पर सी और डी पदार्थ बने, सी और डी पदार्थ बने जिसके सी के M1 मोल तथा डी के M2 मोल बने। ये हमने इस लाइन को एक रिएक्शन की फॉर्म में लिख दिया भाई। इसके बाद हमने देखा ए बी सी डी, ठीक है सर। ए बी सी डी की मोलर एंथैल्पी हम जानते हैं, ए की HA लिख दी, बी की HB लिख दी, सी पदार्थ की HC है, डी पदार्थ की HD मोलर एंथैल्पी होती है। फिर हमने लिखा जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है सर। हिंदी में बोले तो एंथैल्पी ऑफ क्रियाफल माइनस एंथैल्पी ऑफ क्रियाकारक, ठीक है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर हमने एक लाइन लिखी थी यहाँ पर, जो एंथैल्पी है क्रियाकारक मतलब रिएक्टेंट क्या होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं, ठीक है सर। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट की क्या है? N1 मोल तो है, ए की मोलर एंथैल्पी दे रखी है HA है, प्लस N2 मोल ऐसे कैसे, और बी की एंथैल्पी HB दे रखी है। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट की देखें तो M1 मोल, सी की एंथैल्पी क्या है सर? HC है, M2 मोल, डी की एंथैल्पी HD है। यहाँ तक अपना कल का लेक्चर हो गया। अब अपन को इनके आधार पर बताना है कि ऐसी क्या घटनाएं घटित होगी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी, या दोनों ना हो तो तीसरी अभिक्रिया कौन सी होगी? तीसरी ऊष्मा कौन सी होगी? तो देखिए भाई, लिखिए लिखिए। केस फर्स्ट लिखिए। यदि M1 HC प्लस M2 HD बराबर N1 HA प्लस
N2Hb। पहले पूरा लिख लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा A to Z समझा दूंगा। हो तो डेल्टा H का मान 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। अतः अभिक्रिया के दौरान ना तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है और न ही ऊष्मा अवशोषित होती है। अतः ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मा उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहा जाता है। ठीक सर, क्या लिखा हमने इस पूरे केस के अंदर? देखना भाई, अब समझना आप। ये आपके पास जो क्रियाकारक है, जो रिएक्टेंट है, उसकी एंथैल्पी में फॉर्मूला है, और जो प्रोडक्ट है ये उसकी एंथैल्पी में फॉर्मूला है। अब हमने यह लिखा, यदि ये दोनों जो केस हैं, अगर ये वाली घटना और ये वाली घटना आपस में बराबर हो जाएंगे। देखो मैंने ये लिखा, यदि M1Hc प्लस M2Hd बराबर, इस निशान पे गौर करना भाई, बराबर N1HA प्लस N2HB हो तो दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हैं। ठीक है सर, ये फॉर्मूला है। ठीक सर, अगर यहाँ पर आपने मान लो 1 रखा और यहाँ पर भी 1 रखा, ठीक है सर, मैं आपको समझाने के तौर पर बता रहा हूँ, दोनों की वैल्यूज़ कितनी है सर? बराबर होना चाहिए, बराबर का निशान है, तो यहाँ पर ऐसी संख्या रख दो जिनकी वैल्यू बराबर हो। मान लो यहाँ पर 1 रखा, यहाँ पर भी 1 रख दिया। मान लो 2 रखा तो यहाँ पर भी 2 रख दिया। दोनों की वैल्यूज़ बराबर होना चाहिए, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाता है? 0/सन्नाटा। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0/सन्नाटा। ऐसा कोई भी अंक रखो जिसकी वैल्यू क्या होना चाहिए? बराबर। केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है सर। तो ये बराबर हैं, तो डेल्टा H का मान क्या प्राप्त होगा? बराबर होती है तो नेगेटिव बीच में, तो बराबर तो कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? का मान 0 प्राप्त होता है। अतः अभिक्रिया के दौरान ना तो ऊष्मा उत्सर्जित, अगर एंथैल्पी ही 0 है, ऊष्मा ही 0 है, तो उसमें से ना तो ऊष्मा बाहर जाएगी, मतलब ना तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है और ना ही ऊष्मा अवशोषित होती है, क्यों? वहाँ पर तो कोई एंथैल्पी है ही नहीं, तो ना तो ऊष्मा बाहर निकलेगी और ना ही ऊष्मा अंदर अवशोषित होगी। अतः ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहा जाता है। मतलब ऊष्मा से उदासीन होती है, मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, तो ऊष्मा उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहा जाता है। यह पहला केस हो गया। दूसरा केस देखते हैं भाई, ठीक है। दूसरा केस देखिए, केस सेकंड। पक्की बात है सर, केस सेकंड देखिए, यदि वही बात M1Hc प्लस M2Hd, यहाँ पर क्या लिखोगे? N1HA प्लस N2HB। ये मैंने दोनों लिख दिया। पहले बराबर का केस कंप्लीट हो गया। अब दूसरा केस क्या हुआ? अब मैं इधर ये निशान लगा दूंगा सर। ये किसका निशान होता है? लेस देन का। मतलब M1Hc ये किसकी फॉर्म का है? ये है प्रोडक्ट, ठीक है सर, ये तो प्रोडक्ट है, और ये आपका क्या है? यहाँ पर रिएक्टेंट है, ठीक है सर। सर हमने ऊपर भी लिख रखा है, आप चेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैंने ये निशान लगा दिया,
इसका मतलब जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो ज़्यादा है कंपेयर में किसके, रिएक्टेंट की वैल्यू के। निशान लग रहा है ना, आप जानते हो ना, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है, जिसकी तरफ मुंह बंद होता है उसकी वैल्यू कम होती है। तो ऐसा कब हो, ऐसा जब भी होगा तो क्या घटना घटित होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले लिख लीजिए पूरा। हो तो डेल्टा एच का मान धनात्मक प्राप्त होता है, धनात्मक प्राप्त होता है। अतः अभिक्रिया के दौरान तंत्र की एंथैल्पी वृद्धि होती है और ऐसा तभी संभव होता है, और ऐसा तभी संभव होता है जब तंत्र परिवेश को ऊष्मा त्याग करे, जब तंत्र परिवेश को ऊष्मा त्याग कर दे। केस सेकंड क्या है, यदि M1Hc प्लस M2Hd, ठीक है सर, यदि M1Hc M2Hd जो कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी है और N1HA N2HB जो कि रिएक्टेंट की एंथैल्पी है। अब यहाँ पर किसका निशान है, यहाँ पर है ग्रेटर देन का निशान, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर में किसके, रिएक्टेंट के कंपेयर में। फिर हो तो डेल्टा एच का मान, ये घटना जब भी घटेगी तो डेल्टा एच का मान धनात्मक प्राप्त होता है। सर धनात्मक कैसे, आप जानते हो एंथैल्पी में परिवर्तन का फॉर्मूला एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होती है। तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी आप ज़्यादा वैल्यू है तो आपने अंक 2 रख दिया, और रिएक्टेंट की वैल्यू कम है तो आपने 1 रख दिया, रख कर पुट करके बता रहा हूँ, माना है, ठीक है सर। तो 2 माइनस 1 क्या होता है आंसर, +1 होता है, तो धनात्मक आंसर प्राप्त होता है। अतः अभिक्रिया के दौरान तंत्र की एंथैल्पी में वृद्धि होती है, अगर डेल्टा एच का मान ही ज़्यादा है, ठीक है ना सर, एंथैल्पी परिवर्तन ज़्यादा हुआ है, इसका मतलब तंत्र की एंथैल्पी, जो भी पदार्थ है उसकी एंथैल्पी में क्या होगी, वृद्धि बढ़ जाएगी। अगर तंत्र के अंदर एंथैल्पी, तंत्र जो पदार्थ है, जो निकाय है आपके पास, उसमें एंथैल्पी बढ़ गई तो भाई ज़्यादा देर तक तो उस एंथैल्पी को वो होल्ड नहीं कर सकता, उसको क्या है, एनर्जी बाहर निकालनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा अंदर एनर्जी होल्ड कर दी, ज़्यादा देर तक एनर्जी होल्ड कर ली तो फट जाएगा भाई, ब्लास्ट हो जाएगा। इस वजह से अभिक्रिया के दौरान तंत्र की एंथैल्पी में वृद्धि हो जाती है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, और ऐसा तभी संभव होता है जब तंत्र परिवेश को ऊष्मा त्याग करे। अगर एंथैल्पी वृद्धि हो गई तो क्या करेगा, वो तंत्र जो होगा वो परिवेश को ऊष्मा त्याग कर देगा, मतलब अपने अंदर से ऊष्मा को उत्सर्जित कर देगा। अगर त्याग करेगा, त्याग करते क्या हो जाएगी, अतः ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, आप जानते हो ना, जब तंत्र परिवेश को ऊष्मा त्याग करे, ऊष्मा का उत्सर्जन कर दे, तो क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आई भाई बात समझ में, सेकंड केस भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सीधी बात है, यहाँ पर निशान से ही पता लग जाएगा प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर में रिएक्टेंट के। तो आपने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देखी, प्रोडक्ट की वैल्यू 2 रख दी मान लिया अपन ने, और रिएक्टेंट की वैल्यू 1 रख दी, तो माइनस करा +1 आ गई, तो हो तो डेल्टा एच का मान क्या प्राप्त होता है, पॉजिटिव प्राप्त होता है। अभिक्रिया के दौरान क्या होगी, तंत्र की एंथैल्पी में वृद्धि हो जाएगी, और वृद्धि हो जाएगी
तो क्या होगा, ऐसा तभी संभव होगा जब क्या करेगा, तंत्र अपने अंदर से एनर्जी मतलब एंथैल्पी को बाहर उत्सर्जित कर देगा। और बाहर उत्सर्जित या बाहर त्याग करने वाला फॉर्म क्या होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। तो हमने केस फर्स्ट उदासीनीकरण बता दिया, केस सेकंड क्या बता दिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बता दिया। अब चलेंगे अपन अपने केस थर्ड की तरफ। इसका जस्ट अपोजिट लिखना है भाई। केस थर्ड देखिए, यदि वही बात M1Hc प्लस M2HD N1HA प्लस N2HB, ठीक है, पहले ग्रेटर देन था, अब ये लेस देन हो जाएगा। मतलब जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है, अब क्या होगा, प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो गई कंपेयर में किसके, रिएक्टेंट की। हो तो डेल्टा H का मान, चिल्ला भाई, डेल्टा H का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है। अतः अभिक्रिया के दौरान तंत्र की एंथैल्पी में कमी आ जाती है और ऐसा तभी संभव होता है जब तंत्र परिवेश से ऊष्मा ग्रहण करे। अतः ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहा जाता है। ये केस थर्ड है आपका, बड़ा सिंपल सा केस थर्ड है, बड़ा प्यारा सा केस थर्ड है। केस सेकंड का जस्ट अपोजिट है भाई। देखना, ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी वाला लिखा, ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी वाला लिखा। केस फर्स्ट में आपने बराबर लगाया, तो बराबर लगाया आपने, तो वहाँ पर कोई ऊष्मा परिवर्तन नहीं हुआ, कोई एंथैल्पी परिवर्तन हुआ। उनका जो एंथैल्पी परिवर्तन था वो 0/सन्नाटा था, ठीक है सर। तो ना तो ऊष्मा उत्सर्जित हुई, ना ही ऊष्मा ग्रहण हुई, ठीक है सर। तो उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाई। सेकंड में क्या करा, प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा थी कंपेयर में किसके, रिएक्टेंट के। तो डेल्टा H का मान वहाँ क्या हुआ था, धनात्मक प्राप्त हुआ था, ठीक है सर। धनात्मक प्राप्त हुआ था तो तंत्र की एंथैल्पी वृद्धि हुई तो क्या करा, उसने एंथैल्पी को मुक्त कर दिया, मतलब बाहर परिवेश को त्याग कर दिया, और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाई। और थर्ड में क्या हुआ, प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी है प्रोडक्ट की कम है, जबकि रिएक्टेंट की ज्यादा है। निशान से पता लग रहा है। तो डेल्टा H का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है। सर ऋणात्मक कैसे होगा, फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अगर मान लो मैं प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, रिएक्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है, मान लो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट की 1 रख दूँ, माइनस रिएक्टेंट ज़्यादा है, मुँह खुला हुआ है, तो यहाँ 2 रख दूँ, तो क्या प्राप्त होगा, जब आप छोटी में से बड़ी को घटाते हो तो माइनस का आंसर आता है -1 आएगा, ठीक है सर। इसी प्रकार समझाने के तौर पर बताया भाई, ठीक है। अतः क्या होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है। अतः अभिक्रिया के दौरान, ठीक है सर, अगर ऋणात्मक प्राप्त हुआ, ऋणात्मक का मतलब कमी है उसमें, डिक्रीज है भाई, डिक्रीजिंग है उसमें, ठीक है। अतः अभिक्रिया के दौरान तंत्र की जो एंथैल्पी होती है, जो कि ऊष्मा है तंत्र की, उसमें कमी आ जाती है। और ऐसा तभी संभव होता है अगर तंत्र जो है, जो भी पदार्थ है जिसके अंदर एंथैल्पी है, अगर वो एंथैल्पी उसके अंदर कम है, तो क्या करेगा वो तंत्र
परिवेश से ऊष्मा ग्रहण करेगा, वो क्या करेगा, उसको और ऊष्मा की आवश्यकता है, वो बाहर वातावरण से बाहर परिवेश से ऊष्मा को अपनी ओर आकर्षित मतलब अपनी ओर अवशोषित करेगा, अपनी ओर ग्रहण करेगा। और आप जानते हैं ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा को ग्रहण करना अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है पूरा कंप्लीट। ठीक है सर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ये जो टर्म है, ये अपना जो पूरा फॉर्मूला है इसके बेस पर करोगे तो बड़ा आसान है। ये तो क्या है, घिसी पिटी लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, मैंने आपको दोबारा से 2 बार रिवाइज करा दिया इसी क्वेश्चन के अंदर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अभिक्रिया के दौरान पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन का मूल कारण भी दीजिए। आंसर, अभिक्रिया के दौरान मतलब जो पूरी अभिक्रिया होएगी आपकी, मतलब कोई अभिक्रिया हो गई आपकी, उसमें ऊष्मा में परिवर्तन अगर हुआ तो उसका कारण क्या होता है वो अपन को बताना है। कि जो एक पूरी संपूर्ण अभिक्रिया पूरी हो जाती है, जो एक पूरी रिएक्शन होती है, उसके खत्म होने के बाद जो भी उसमें ऊष्मा के परिवर्तन हुए, या तो ऊष्माक्षेपी होता है या ऊष्माशोषी होता है, ये जो ऊष्मा का जो परिवर्तन होता है ना, वो किस बेस पे होता है, उसका क्या कारण होता है वो अपन को बताना है। तो देखिए भाई क्या कारण होता है, लिखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त होने अथवा अवशोषित होने से क्रियाकारकों व उत्पादों की एंथैल्पी में परिवर्तन आ जाता है। यही एंथैल्पी का परिवर्तन अभिक्रिया की पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन का कारण होता है। पूर्ण ऊष्मा का कारण होता है। देखिए सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभिक्रिया के दौरान पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन का मूल कारण भी दीजिए। मतलब एक रिएक्शन हुई, उसमें जो भी परिवर्तन होगा, किसमें, ऊष्मा में जो भी परिवर्तन होगा उसका कारण बताइए आप हमें। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है, आप जानते हो, या तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। अभी हम ऊपर तीनों केस पढ़कर आ चुके हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के दौरान या तो ऊष्मा मुक्त होगी, ऊष्मा मुक्त होते क्या होती है, ऊष्माक्षेपी, अथवा अवशोषित होने से, अवशोषित मतलब ऊष्माशोषी होने से क्रियाकारकों व उत्पादों की एंथैल्पी में परिवर्तन आ जाता है। सर ये एंथैल्पी में परिवर्तन कैसे,
क्रियाकारकों उत्पादों की, आप जानते हो क्रियाकारकों उत्पादों की एंथैल्पी परिवर्तन किस तरीके से आता है। यदि ऊष्माक्षेपी होती है, यदि ऊष्माक्षेपी होती है तो एंथैल्पी में वृद्धि हो रही थी, ठीक है सर। और यदि ऊष्मा शोषी होती है तो एंथैल्पी में कमी आ रही थी। अभी अपन केस सेकंड और केस थर्ड में पढ़ के आए हैं सही, ठीक है। यही एंथैल्पी का परिवर्तन अभिक्रिया की पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन का कारण होता है। यही एंथैल्पी या तो बढ़ेगी या ही घटेगी, ठीक है सर। ये दोनों गेज जब संभव होंगे तो यही एंथैल्पी का परिवर्तन होता है, जो कि अभिक्रिया की पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन का कारण होता है। बिल्कुल, अगर एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो अभिक्रिया की पूर्ण ऊष्मा में भी परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से कारण भी क्या बनता है, एंथैल्पी में परिवर्तन बनता है। ठीक सर, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ठीक है सर, ये अपना क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ये अपना आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दिया करो भाई, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।